शहर के एक प्रतिष्ठित परिवार की मुखिया देवकी जी अपनी बुद्धिमानी और अनुशासन के लिए जानी जाती थी। पति के जाने के बाद उन्होंने अकेले ही अपने बेटे आकाश को पाला और व्यापार संभाला। लेकिन जब आकाश की शादी माया से हुई तो घर की शांति धीरे धीरे षड्यंत्र में बदलने लगी। माया की नज़र देवकी जी के नाम दर्ज शहर की कीमती संपत्तियों पर थी। उसने देवकी जी को मानसिक रूप से कमज़ोर साबित करने के लिए एक गहरा जाल बुना। माया अक्सर देवकी जी के जरूरी दस्तावेज, पूजा की थाली या चश्मा छिपा देती। जब देवकी जी उन्हें ढूंढती तो माया सबके सामने कहती, माँ जी, आपकी याददाश्त कमज़ोर हो रही है। आपने खुद ही तो इसे रसोई में छोड़ा था जब आकाश घर पर नहीं होता। माया देवकी जी से कहती कि पड़ोस वाले उनके बारे में बातें कर रहे हैं कि वे पागल हो गई हैं। धीरे धीरे देवकी जी खुद पर शक करने लगी। माया ने देवकी जी की नियमित विटामिन की गोलियों को नींद और मत भ्रम पैदा करने वाली दवाओं से बदल दिया। एक शाम जब घर पर कुछ खास मेहमान आए थे, माया ने देवकी जी की चाय में दवा की भारी खुराक मिला दी। नशे की हालत में देवकी जी अजीब बातें करने लगी। माया ने तुरंत मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए कहा, देखिए, मैं रात दिन इनकी सेवा करती हूँ, पर माँ जी की हालत बिगड़ती जा रही है। अब तो ये अपनों को भी नहीं पहचान पा रही। आकाश, जो अपनी पत्नी पर अंधा विश्वास करता था, यह देखकर टूट गया। उसने मान लिया कि उसकी माँ अब मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है। माया ने वकील बुलाकर देवकी जी से संपत्ति के कागजात पर हस्ताक्षर लेने की कोशिश की, लेकिन उस दिन देवकी जी ने अपनी दवा नहीं ली थी क्योंकि उन्हें शक हो गया था। उन्होंने माया की सारी बातें, जिसमें वह अपने मायके वालों से फ़ोन पर संपत्ति हड़पने और देवकी जी को आश्रम भेजने की योजना बना रही थी, चुपचाप अपने पास रखे पुराने रिकॉर्डर में दर्ज कर ली। जब आकाश कमरे में दाखिल हुआ तो देवकी जी ने बिना कुछ कहे वो रिकॉर्डिंग बचा दी। माया का चेहरा पीला पड़ गया। आकाश को अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसने अपनी माँ के बजाय एक साजिश करने वाली पत्नी पर भरोसा किया। उसने माया को घर से जाने के लिए कह दिया और देवकी जी के चरणों में गिरकर माफ़ी मांगी। तिजोरी की चाबियां तो छीनी जा सकती हैं माया, पर बरसों का अनुभव और माँ की सूझबूझ नहीं। देवकी जी के इन शब्दों ने माया के अहंकार को हमेशा के लिए तोड़ दिया। माया के घर से जाने के बाद कहानी ने एक नया और गंभीर मोड़ लिया। घर में शांति तो लौट आई थी, लेकिन आकाश के मन पर लगा घाव गहरा था। उसे अपनी माँ देवकी जी की बुद्धिमानी पर गर्व तो था, पर खुद के अंधे विश्वास पर ग्लानि भी थी। माया के जाने के कुछ हफ्तों बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। बनकर रहता, लेकिन देवकी जी जानती थी कि घर केवल दीवारों से नहीं, भरोसे से चलता है। माया की आखिरी चाल। माया आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने शहर के एक बड़े वकील के जरिए देवकी जी और आकाश पर घरेलू हिंसा और जबरन घर से निकालने का केस कर दिया। उसने अदालत में वही पुराने जाली मेडिकल सर्टिफिकेट पेश किए जिनमें देवकी जी को मानसिक रूप से अस्थिर बताया गया था।
माया का दावा था मुझे घर से इसलिए निकाला गया क्योंकि मैंने माँ जी की गिरती मानसिक स्थिति का सच सबके सामने लाने की कोशिश की। आकाश अपनी माँ के प्रभाव में आकर मुझ पर जुल्म कर रहा है। जब मामला अदालत पहुँचा तो माया के वकील ने देवकी जी को कटघरे में खड़ा किया। उसने जानबूझकर उनसे उलझे हुए सवाल पूछे ताकि उन्हें भ्रमित किया जा सके और जज को लगे कि उनकी याददाश्त वाकई कमज़ोर है। माया मन ही मन मुस्कुरा रही थी। उसे लगा कि उसका पागलपन वाला दांव अब कानूनी मुहर पा लेगा। तभी देवकी जी ने अपने वकील से इशारा किया। अदालत में एक नया गवाह पेश हुआ। वह डॉक्टर जिसे माया ने रिश्वत देकर फर्जी रिपोर्ट बनवाई थी। देवकी जी ने छिपकर उस डॉक्टर की और माया की पैसों के लेन देन की बातचीत भी रिकॉर्ड कर ली थी। जब वह डॉक्टर से दोबारा नई रिपोर्ट की मांग कर रही थी, देवकी जी ने जज के सामने गरिमा के साथ कहा, जज साहब, उम्र याददाश्त छीन सकती है लेकिन संस्कार और सच्चाई नहीं। माया ने मुझे बीमार साबित करने के लिए दवाइयों का सहारा लिया, लेकिन उसने यह नहीं सोचा कि ममता की नज़रें सब देख रही थी। डॉक्टर ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और माया की जालसाजी सबके सामने आ गई। जज ने न केवल केस खारिज किया बल्कि माया पर धोखाधड़ी और जालसाजी के लिए भारी जुर्माना भी लगाया। कोर्ट से बाहर निकलते समय आकाश ने अपनी माँ का हाथ कसकर थाम लिया। उसने तय किया कि वह अब अपनी माँ के साथ मिलकर एक वरिष्ठ नागरिक सहायता केंद्र खोलेगा, जहां उन बुजुर्गों की मदद की जाएगी जिन्हें उनके अपने ही बच्चे या रिश्तेदार संपत्ति के लालच में प्रताड़ित करते हैं। देवकी जी की आंखों में अब आंसू नहीं बल्कि एक चमक थी। उन्होंने साबित कर दिया था कि एक औरत की ताकत उसके चुप रहने में नहीं बल्कि सही समय पर सही आवाज़ उठाने में है। अदालत की जीत के बाद कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसकी उम्मीद माया ने कभी नहीं की थी। कानून की मार और समाज की थू-थू ने उसे पूरी तरह तोड़ दिया था। माया अब अपने मायके में थी, लेकिन वहाँ भी उसे वो सम्मान नहीं मिल रहा था जिसकी वह आदी थी। उसके भाई और भाभी उसे बोझ समझने लगे थे, क्योंकि अब उसके पास ना तो देवकी जी की संपत्ति थी और ना ही आकाश का साथ। कुछ महीने बीते। माया को एक गंभीर बीमारी ने घेर लिया। हैरानी की बात यह थी कि जिस भूलने की बीमारी का नाटक उसने अपनी सास के लिए रचा था, तनाव और अवसाद के कारण वह खुद चीज़ें भूलने लगी। उसके अपनों ने उसे एक साधारण सरकारी अस्पताल में भर्ती करा दिया और मुड़कर भी नहीं देखा। जब यह खबर आकाश और देवकी जी तक पहुंची तो आकाश गुस्से में था। उसने कहा, माँ, उसने हमारे साथ जो किया यह उसी का फल है। हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए। लेकिन देवकी जी ने शांत स्वर में कहा, बेटा, उसने जो किया वो उसका संस्कार था, लेकिन हम जो करेंगे वो हमारा चरित्र होगा। नफरत को नफरत से नहीं, करुणा से जीता जाता है। देवकी जी खुद अस्पताल पहुंची। माया बदहवास हालत में बेड पर लेटी थी। जैसे ही उसकी नज़र अपनी सास पर पड़ी, वह डर के मारे कांपने लगी। उसे लगा कि शायद देवकी जी उसे और जलील करने आई हैं, लेकिन देवकी जी ने उसके सिर पर हाथ रखा और धीमे से कहा, माया,
दवा ले लो, तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। माया की आंखों से आंसुओं का सहलाब बह निकला। वह फफक फफक कर रोने लगी और देवकी जी के हाथ थाम लिए। माँ जी, मैंने आपको पागल साबित करने के लिए दवाइयाँ दी थी और आज आप उन्हीं हाथों से मुझे दवा खिला रही हैं। मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरा लालच मुझे ले डूबा। देवकी जी ने माया को माफ़ तो कर दिया, लेकिन उसे वापस घर ले जाने के बजाय उसके इलाज का पूरा खर्च उठाया और उसे एक महिला आश्रम में रहने की व्यवस्था की, जहां वह सिलाई कढ़ाई सीखकर अपना जीवन सम्मान से बिता सके। आकाश ने अपनी माँ के इस फैसले का सम्मान किया। उसने देखा कि उसकी माँ ने न केवल एक दुश्मन को हराया था, बल्कि एक इंसान के भीतर की बुराई को भी खत्म कर दिया था। समय बीतता गया और देवकी जी के दयालु व्यवहार ने माया के भीतर एक गहरा परिवर्तन ला दिया। आश्रम में रहते हुए माया ने न केवल सिलाई कढ़ाई सीखी, बल्कि वह वहां आने वाली अन्य बेसहारा महिलाओं की मदद भी करने लगी। उसके मन का अहंकार और लालच अब पूरी तरह शांत हो चुका था। 1 साल बाद आकाश और देवकी जी के वरिष्ठ नागरिक सहायता केंद्र का वार्षिक उत्सव था। देवकी जी ने इस अवसर पर माया को भी आमंत्रित किया। जब माया उत्सव में पहुंची तो वह पहले वाली माया नहीं थी। सादे कपड़ों में, सिर पर पल्लू लिए और आंखों में पश्चाताप की नमी के साथ उसने देवकी जी के चरण छुए। इस बार उसके हाथ कांप नहीं रहे थे, बल्कि उनमें एक समर्पण था। उसने मंच पर खड़े होकर सबके सामने अपनी कहानी सुनाई। मैंने जिस माँ को पागल साबित करने की कोशिश की, उन्होंने ही मुझे सही मायनों में होश में लाया। संपत्ति का लालच एक अंधा कुआं है, जहां इंसान अपनों को ही धक्का दे देता है। माँ जी ने मुझे सजा देकर नहीं, बल्कि माफ़ करके जीत लिया। उत्सव के अंत में देवकी जी ने आकाश को अपने पास बुलाया और सबके सामने एक घोषणा की। बेटा, इंसान गलती का पुतला है, लेकिन जो अपनी गलती मानकर उसे सुधार ले, उसे एक मौका और मिलना चाहिए। माया अब आश्रम में नहीं रहेंगी, वह हमारे सहायता केंद्र की मुख्य संचालिका बनेंगी, ताकि वह उन बुजुर्गों की सेवा कर सके जिन्हें उनके अपनों ने ठुकरा दिया है। आकाश अपनी माँ की दूरदर्शिता और बड़े दिल को देखकर निशब्द रह गया। उसे समझ आ गया कि माँ ने न केवल माया को सुधारा, बल्कि समाज को भी एक संदेश दिया। हवेली की बालकनी में देवकी जी बैठी थी और पास ही माया उनके लिए चाय लेकर आई थी। इस बार उस चाय में कोई कड़वाहट या साजिश नहीं थी, बल्कि सेवा और सम्मान की महक थी। आकाश ने दूर से अपनी माँ और पत्नी को एक साथ हंसते देखा तो उसे महसूस हुआ कि असली पागलपन लालच में था और असली सुकून एक साथ मिलकर रहने में है। समय बीतता गया और देवकी जी की उम्र का असर शरीर पर दिखने लगा। एक रात उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने बताया कि उनके पास अब बहुत कम समय बचा है। अस्पताल के उस ठंडे कमरे में आकाश और माया दोनों मौजूद थे। आकाश की आंखों में अपनी माँ को खोने का डर था, तो माया की आंखों में उस ममतामयी साये के दूर जाने का दुख, जिसने उसे जीवन की नई दिशा दी थी।
देवकी जी ने बहुत धीमे स्वर में माया को अपने पास बुलाया। उन्होंने कांपते हाथों से अपने गले की वो सोने की कंठी उतारी जो उनकी सास ने उन्हें दी थी। उन्होंने उसे माया के हाथों में रख दिया। माया रोते हुए बोली, माँ जी, मैं इस सम्मान के लायक नहीं हूँ। मैंने तो आपके साथ क्या कुछ नहीं किया। देवकी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, माया, अतीत एक राख है जिसे हवा में उड़ा देना ही बेहतर है। मैंने तुम्हें माफ़ उसी दिन कर दिया था जब तुमने अपनी गलती मान ली थी। यह कंठी सिर्फ सोना नहीं है, यह इस घर की जिम्मेदारी और मर्यादा है। अब इसे तुम्हें संभालना है। अगले दिन देवकी जी इस दुनिया से विदा हो गईं। पूरे शहर ने एक महान और बुद्धिमान महिला को विदाई दी। अंतिम संस्कार के बाद जब वकील ने उनकी वसीयत पढ़ी तो सब हैरान रह गए। देवकी जी ने अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा आकाश के नाम किया था, लेकिन हवेली और वरिष्ठ नागरिक सहायता केंद्र का पूरा मालिकाना हक माया के नाम कर दिया था। वसीयत के अंत में एक पत्र था। मैं जानती हूँ कि जिस माया ने मुझे पागल साबित करने की कोशिश की थी, आज वही माया बुजुर्गों की सबसे बड़ी रक्षक बन चुकी है। शक्ति जब सही हाथों में होती है तो वह विनाश नहीं विकास करती है। माया ने उस हवेली को पूरी तरह से एक ममता सदन में बदल दिया। वहाँ अब केवल वे बुजुर्ग ही नहीं रहते थे जिन्हें बच्चों ने छोड़ा था, बल्कि वे बच्चे भी रहते थे जो अनाथ थे। माया ने उन अनाथ बच्चों को उन बुजुर्गों का पोता पोती बना दिया। आकाश ने माया के इस काम में अपना पूरा जीवन लगा दिया। उसने देखा कि जिस पत्नी ने कभी घर तोड़ने की कोशिश की थी, आज वही हजारों टूटे हुए दिलों को जोड़ रही थी। देवकी जी की तस्वीर आज भी उस हवेली के मुख्य द्वार पर लगी है। आने जाने वाला हर व्यक्ति उस तस्वीर के सामने सिर झुकाता है, क्योंकि वह केवल एक सास की तस्वीर नहीं थी, वह क्षमा, बुद्धि और परिवर्तन की एक अमर कहानी थी। देवकी जी के जाने के बाद कई साल बीत चुके थे। अब माया की उम्र भी ढलने लगी थी और आकाश के बाल भी सफ़ेद हो गए थे, लेकिन देवकी जी द्वारा शुरू किया गया ममता सदन अब एक विशाल वट वृक्ष बन चुका था। माया की अपनी एक बेटी थी, अंजलि। अंजलि की शादी हो चुकी थी और वह अपने पति के साथ शहर में ही रहती थी। एक दिन अंजलि अपनी माँ के पास आई और एक प्रस्ताव रखा। माँ, आप और पापा अब बूढ़े हो रहे हैं। यह हवेली और यह ममता सदन बहुत कीमती ज़मीन पर है। क्यों ना हम इसे बेचकर शहर के सबसे पास इलाके में शिफ्ट हो जाए। वहाँ सुख सुविधाएं ज़्यादा हैं और हमें इन अजनबियों की सेवा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। माया को एक पल के लिए अपना अतीत याद आया। अंजलि की बातों में वही लालच और स्वार्थ की गूंज थी जो कभी माया के अपने मन में हुआ करती थी। उसे महसूस हुआ कि इतिहास खुद को दोहरा रहा है। आकाश ने माया की ओर देखा, यह जानने के लिए कि वह क्या कहेगी। माया शांत रही और उसने अंजलि से कहा, बेटा, मुझे सोचने के लिए 1 हफ्ते का समय दो। उस हफ्ते माया ने अंजलि और उसके पति को ममता सदन में रहने के लिए बुलाया। उसने अंजलि को उन बुजुर्गों के साथ समय बिताने को कहा जिन्हें कभी उनके अपनों ने संपत्ति के लिए पागल या बोझ करार दिया था। एक दोपहर अंजलि ने देखा कि माया एक नेत्रहीन बुजुर्ग महिला को खाना खिला रही है।
वह महिला माया के सिर पर हाथ रखकर कह रही है, बेटी तू तो साक्षात देवकी जी का रूप है। अंजलि ठिठक गई। उसने अपनी माँ की आंखों में वो सुकून देखा जो करोड़ों की संपत्ति बेचकर भी नहीं मिल सकता था। हफ्ते के अंत में माया ने अंजलि को देवकी जी की वो पुरानी सोने की कंठी दिखाई और कहा, अंजलि यह घर ईंटों का नहीं एहसासों का है। मैंने एक बार इसे तोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन तुम्हारी दादी ने मुझे पागल होने से बचा लिया। अगर मैं इसे बेच दूं तो मैं फिर से वही पुरानी माया बन जाऊंगी जिसे सिर्फ पैसा दिखता था। क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारी माँ अपनी आत्मा बेच दे? अंजलि की आंखों में शर्म के आंसू थे। उसने माँ के हाथ थाम लिए और कहा, नहीं माँ, मुझे समझ आ गया। विरासत बैंक बैलेंस में नहीं, उन दुआओं में होती है जो हम कमाते हैं। माया ने मुस्कुराकर अंजलि को गले लगा लिया। उसने देवकी जी की तस्वीर की ओर देखा। ऐसा लगा जैसे तस्वीर में देवकी जी मंद मंद मुस्कुरा रही हूँ। रिश्तों की वो कड़वाहट जो एक साजिश से शुरू हुई थी, अब सेवा की मिठास में बदलकर अगली पीढ़ी तक पहुँच चुकी थी। बुराई हार चुकी थी और मानवता की जीत का सिलसिला जारी था। वर्षों बाद जब माया का अंतिम समय आया तो उसने अपनी वसीयत में एक ऐसी शर्त रखी जिसने पूरे शहर को चौंका दिया। उसने अपनी बेटी अंजलि और दामाद को बुलाकर कहा, मैंने अपनी पूरी जिंदगी इस ममता सदन को सींचने में लगा दी। अब मेरी अंतिम इच्छा है कि मेरी मृत्यु के बाद मेरी कोई भी तस्वीर इस दीवार पर ना लगाई जाए। अंजलि हैरान थी, क्यों माँ, आपने तो इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया है। माया ने मुस्कुराते हुए देवकी जी की पुरानी तस्वीर की ओर इशारा किया और कहा, इस घर की नींव देवकी जी की क्षमा पर टिकी है। मैं तो बस एक भटकी हुई रूह थी जिसे उन्होंने रास्ता दिखाया। दुनिया मुझे एक ममता मई माँ के रूप में याद करे। इससे बेहतर है कि वो मुझे उस बहू के रूप में याद रखे जिसने अपनी गलती सुधारी। मेरी तस्वीर नहीं, मेरा प्रायश्चित यहाँ की हवाओं में रहना चाहिए। माया के जाने के बाद अंजलि ने अपनी माँ की इस इच्छा का मान रखा। उसने हवेली के मुख्य द्वार पर एक पत्थर लगवाया जिस पर लिखा था, यहाँ रिश्तों को साबित नहीं महसूस किया जाता है। अंजलि अब केवल एक मालकिन नहीं थी बल्कि उन सभी बुजुर्गों की बेटी बन गई थी। उसने देखा कि जिस पागलपन का आरोप उसकी माँ ने कभी देवकी जी पर लगाया था, आज वही पागलपन, सेवा का पागलपन उसकी रगों में दौड़ रहा था। कहानी उसी मोड़ पर आकर शांत हुई जहाँ से शुरू हुई थी। एक बहू ने कभी सास को मिटाने की साजिश की थी और आज उसी बहू की अगली पीढ़ी अपनी सास की विरासत को बचाने के लिए खुद को मिटा रही थी। गांव और शहर के लोग आज भी उस हवेली के पास से गुजरते हुए यही कहते हैं, साजिशें महल बना सकती हैं लेकिन घर सिर्फ त्याग और सत्य से बनते हैं। वर्षों बाद जब अंजलि भी बूढ़ी हो गई, ममता सदन अब केवल एक आश्रम नहीं बल्कि एक संस्कार तीर्थ बन चुका था। दूर दूर से लोग यहाँ यह सीखने आते थे कि टूटे हुए रिश्तों को कैसे जोड़ा जाता है। एक दोपहर अंजलि हवेली के उसी पुराने कमरे में बैठी थी जहाँ कभी देवकी जी रहा करती थी। तभी उसका पोता आर्यन दौड़ता हुआ आया। उसके हाथ में एक पुरानी धूल भरी डायरी थी जो हवेली के तहखाने की सफाई के दौरान मिली थी। आर्यन ने उत्साह से पूछा, दादी यह डायरी किसकी है?
इसमें बहुत अजीब बातें लिखी हैं। अंजलि ने कांपते हाथों से वह डायरी खोली। वह माया की निजी डायरी थी जो उन्होंने अपनी जवानी के उन दिनों में लिखी थी जब वे देवकी जी को पागल साबित करने की साजिश रच रही थी। डायरी के पन्ने पलटते हुए अंजलि की आंखें फटी रह गईं। एक पन्ने पर लिखा था, आज मैंने माँ जी की दवाइयाँ बदल दी है। मुझे डर लग रहा है पर संपत्ति का मोह मेरी रूह पर हावी है। काश कोई मुझे इस अंधेरे से निकाल ले। और आखिरी पन्नों पर लिखा था, आज माँ जी ने मुझे माफ़ कर दिया। उन्होंने मुझे वह दवा दी जिसने मेरी आत्मा की बीमारी ठीक कर दी। अब मैं इस डायरी को दफन कर रही हूँ ताकि मेरी आने वाली पीढ़ी कभी इस रास्ते पर न चले। आर्यन ने मासूमियत से पूछा, दादी क्या हमारी परदादी वाकई वैसी थी जैसा इस डायरी में लिखा है? क्या उन्होंने वाकई अपनी सास के साथ ऐसा किया था? अंजलि एक पल के लिए खामोश हो गई। उसके सामने दो रास्ते थे, या तो वह अपनी माँ की छवि बचाने के लिए झूठ बोल दे या सच बताकर इतिहास का सबसे बड़ा सबक दे। उसने आर्यन को अपने पास बैठाया और बड़ी गंभीरता से कहा, हाँ बेटा, यह सच है, तुम्हारी परदादी ने एक बड़ी गलती की थी, लेकिन इस डायरी का यहाँ मिलना कोई इत्तेफाक नहीं है। यह हमें याद दिलाने आई है कि इंसान गिरकर भी संभल सकता है। उन्होंने जो पाप किया उसका प्रायश्चित उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों की सेवा करके किया। अंजलि ने उस डायरी को जलाया नहीं बल्कि उसे ममता सदन के संग्रहालय में रखवा दिया। उसके नीचे एक पट्टी लगवाई, गलती करना मानवीय है लेकिन उसे मानकर खुद को बदल लेना दैवीय है। अब वह हवेली केवल एक घर नहीं थी, वह एक जीवंत पाठशाला थी। जो बहू कभी अपनी सास को पागल साबित करना चाहती थी, आज उसी बहू के सुधरे हुए रूप की गाथा आने वाली पीढ़ियां पढ़ रही थी। तो दोस्तों, मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें।